नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्विसेज का प्री एग्जामिनेशन 2024 का जो कि अभी रिसेंट ही आपका एग्जामिनेशन हुआ है। मेंस एग्जामिनेशंस हम लोग ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने। आज हम लोग प्री डिस्कस करेंगे और प्री में भी हम अलग-अलग सेक्शन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूँ, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या आप जो अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हुए हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए या फिर आप कोई कोर्स कोड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर अपनी क्वेरी ले सकते हैं। मेल कर सकते हैं सौरभ सर क्लासेस @gmail.com पे और जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के साथ। इस चैनल पर मिलते हैं आपको सभी पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, हर एक इम्पोर्टेंट डिटेल जो कि आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने ये एग्ज़ामिनेशंस दिया है या फिर इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 में आप अपेयर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही हार्ड तैयारी जिसे कहते हैं हम, अभी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है? तो उसके लिए सबसे अच्छी जो बात है, तैयारी करने का जो तरीका है, वो है पीवाईक्यू। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, उतनी ही आपको आसानी रहती है। तो आपका ये जो जीएस पेपर है इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी पार्ट हैं। बट मैं सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करना चाहती हूँ आपके साथ हिस्ट्री का। उसके बाद एक-एक करके हम सारे ही सेक्शन पर अपना डिस्कशन ज़रूर करेंगे। इस बार का अगर मैं पेपर का टोटल ऑल इन ऑल आपसे डिस्कस करूँ तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली जियो से या फिर पॉलिटी से थोड़े कम हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम दिए हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से दिया गया है जैसे कि मैच द फॉलोइंग दे दिया गया तो उसमें 4-4 ऑप्शन है। तो वो कहने को क्वेश्चन कम है बट ऑटोमैटिकली वो क्वेश्चन इंक्रीज़ ही हो जाते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन समझते हैं, एक-एक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से हिस्ट्री का सेक्शन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको क्लास बाइलिंगुअल ही देने वाली हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपके सही आपके मतलब लैंग्वेज में ही मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रश्न 55 आपको पुरातात्विक स्थल है एक तरफ राज्य और उसका विवरण है। चंद्रकेतुगढ़, इनाम गाँव, मंगडू और सालेहुंडम। चंद्रकेतुगढ़ को उड़ीसा राज्य में ठहराया गया है और विवरण बताया है कि ये व्यापार बंदरगाह शहर है। इनाम गाँव महाराष्ट्र से जुड़ा बताया जा रहा है कि ये ताम्र पाषाण स्थल है। मंगडू केरल जो कि एक महापाषाण स्थल है और सालेहुंडम आंध्र प्रदेश जो शैलकृत गुफा मंदिर है। अब प्रश्न ये है कि इनमें से सही क्या है? सही सुमेलित क्या है? पूछा ये गया है, ठीक है? यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, तो इंग्लिश में भी बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्वेश्चन। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर्जिकल साइट और स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? तो चंद्रकेतुगढ़, उड़ीसा एंड ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, Inamgaon, situated in Maharashtra. Description, it's a Chalcolithic state. Mangadu, it's in Kerala, and the description is megalithic site. Salihundam, it's Andhra Pradesh and rock cut cave shrine. So first of all, अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर मैं एक-एक करके भी बात करूँ, सबसे पहले चंद्रकेतु की बात करती हूँ। चंद्रकेतुगढ़ जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है, वो मौर्यन पीरियड से माना जाता है, ठीक है? मौर्यन पीरियड से माना जाता है, बट गलती यहाँ क्या हो गई, ये उड़ीसा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर ये थोड़ा-सा गलत है, इसलिए पहला तो ऑप्शन सही नहीं लग रहा। अब बात अगर कहें ट्रेडिंग पोर्ट टाउन की, तो चंद्रकेतुगढ़ जो है, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये आपका
बहुत सारे इसमें रिवील्स हुए हैं कि आपके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, कॉइन्स मिले, पॉटरीज़ मिले हैं, ठीक है? और ये एक किंगडम भी है काफ़ी पुराना, उससे भी जुड़ा हुआ माना गया है, जैसे गंगारिद्री जो किंगडम था, ठीक है? और ये किंगडम काफ़ी ओल्ड है। इस किंगडम के लिए या फिर इसका जो ज़िक्र है, वो ग्रीक ने भी अपने बुक में किया है और रोमन्स ने भी अपनी बुक में किया है, चंद्रकेतुगढ़ का। तो वेरी इंपोर्टेंट प्लेस, ओके? और यहाँ पर काफ़ी रोमन कॉइन्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वाक़ई इनका जो कनेक्शन था, वो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ से भी रहा है। यूरोपियन कंपनीज़ यहाँ पर ट्रेड ज़रूर कर रही होंगी या देश जो है कंपनीज़ नहीं कहेंगे बट देश थे जो कि आपस में कनेक्टेड रहे होंगे, ठीक है? और कभी-कभी तो ये मतलब इतना पुराना भी कंसिडर किया जा रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ इसको मैच कर दिया जाता है कि ये इतना वेल प्लान रहा है। ठीक है? पुराना इन द सेंस कि मतलब ये मॉडर्न डायनेस्टी से मॉडर्न सिविलाइजेशन के आसपास का है बट जो इसका प्लानिंग है, इसका जो प्रोजेक्ट पूरा है, साइट है, ये लगभग हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसा वेल प्लान्ड एक साइट रहा है। तो सारी चीज़ें चंद्रकेतुगढ़ के बारे में अगर आप जान गए हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से नहीं जुड़ा। इसलिए ट्रेडिंग पोर्ट टाउन जो था, वो सही आंसर नहीं होगा। एक तो कट गया। अब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसे हम हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। बात करते हैं इनाम गाँव की, तो यस, इनाम गाँव जो है महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है और ये एक चालकुलितिक साइट भी है, बहुत ही फेमस साइट है इनाम गाँव के बारे में यदि आप पढ़ चुके होंगे, वैसे तो पढ़े ही होंगे क्योंकि इनाम गाँव कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इनाम गाँव का संबंध जो है काफ़ी पुराने टाइम पीरियड का है, ये 1400 बीसी से 1400 से 700 बीसी तक के टाइम पीरियड में है, चालकोलिथिक फेमस चालकोलिथिक साइट है। और चालकोलिथिक साइट जो है एसोसिएट करती है जॉरवे कल्चर के भी साथ। बहुत सारे एक्सकवेशंस वर्क हुए हैं यहाँ पर जहाँ पर मड हाउसेस निकल के आए हैं इनाम गाँव में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनाम गाँव से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सेटलमेंट कही गई है चालकोलिथिक पीरियड की इनाम गाँव को। ओके। और उसके बाद यदि बात की जाए कि यहाँ पर और क्या-क्या मिल रहा है तो व्हीट, बार्ले और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर मिले हैं। कुछ बेरिल्स भी हैं इनाम गाँव में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। तो यस, इनाम गाँव इज़ अ चालकोलिथिक साइट तो नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 यहाँ है और यहाँ पर है। तो अब तो आपको सही आंसर गेस हो ही जाएगा। जब यहाँ पर 2 करेक्ट है, यहाँ पे 2 करेक्ट है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है? मंगदू जो केरला में है और एक मेगालिथिक साइट है काफ़ी पॉपुलर, ठीक है? और सालिहुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है, रॉक कट श्राइन है, नहीं, यहाँ पर भी गलत है। सालिहुंडम जो है आंध्र प्रदेश में तो है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि ये रॉक कट केव है, ठीक है? तो रॉक कट केव नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है? बुद्धिस्ट साइट है आंध्रा में और काफ़ी पुराना टाइम पीरियड की है। ये 3rd सेंचुरी बीसी से 9th सेंचुरी आपका बीसी तक के टाइम पीरियड का है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक है? वामसदा रिवर जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके बारे में आप अ, अभी तक तो और कहीं ज़्यादा मेंशन नहीं हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगदू जो है ना, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करता है क्योंकि ये मेगालिथिक साइट यहाँ पर मेंशन किया गया है मंगदू को। बेसिकली इट इज़ अ टेंपल साइट बट यहाँ मेगालिथिक साइट दिया है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है बट लेट्स वेट फॉर द आंसर कीज़, ठीक है? तो टिल देन आई कैन से दैट कि हाँ भई 2nd और 3rd ही राइट लग रहा है क्योंकि एग्ज़ैक्ट ये तो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है हू ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? भटकल में कौन से पोर्तुगीज मतलब कौन से रूलर्स हैं मिडिवल मध्यकालीन भारत के जिन्होंने पोर्तुगीज को परमिशन दी है कि आप भटकल में जाकर किला बना सकते हैं, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेवराया, नरसिम्हा सलुआ, मोहम्मद शाह तृतीय या फिर यूसुफ आदिल शाह। पोर्तुगीज़ का भारत में आना और यहाँ आकर ट्रेड करना, व्यापार करना, ये सारी स्टोरी आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कि 1498 में किस तरह से यहाँ पर अ, ट्रेड स्टार्ट करने के लिए ट्रेड की नियत से पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, ठीक है? तो आपको मुझे बताना है कौन आया था 1498 में भारत में, ठीक है? जो कि पुर्तगाल से आए थे और काफ़ी फ़ेमस नाम है, आप आराम से बता पाएँगे। उसके बाद
कुछ समय के बाद अराउंड 1500 समथिंग, ठीक है? पोर्तुगीज़ यहाँ पर एज़ ए ट्रेडिंग कंपनी आती है, तो पहला यहाँ पर उनका जो ट्रेड सेंटर है, वो 1503 में स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ आपसे पूछा गया, अब जब मैं 1500 की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स इट्स अ 16th सेंचुरी, ठीक है? अगर 16th सेंचुरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर कृष्णदेवराय ही एक ऐसे रूलर हैं, जो कि उस समय विजयनगर एम्पायर में रूल कर रहे थे, ठीक है? विजयनगर एम्पायर में। तो कृष्णदेवराय जो हैं एक बहुत ही अ, प्रोमिनेंट एक पर्सन है, एक रूलर है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि स्टार्टिंग में कृष्णदेवराय और पोर्तुगीज़ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे एज़ अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है? क्योंकि कृष्णदेवराय जो है वो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और अपनी जो कैवलरी है, अपनी जो सेना है, वो इन्होंने मॉडर्न जितने भी वेपन्स हो सकते थे, उनके हिसाब से मेंटेन किए। फिर हॉर्सेस का भी इनको बहुत इंटरेस्ट था। तो कमर्शियली इन्होंने अलाउ किया पोर्तुगीज़ को कि ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू विलेज, मैं भटकल एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, वो आपको देता हूँ, एज़ अ ट्रेड हब आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। और जो कि पोर्तुगल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा और पोर्तुगीज़ जो थे वो काफ़ी फ्रेंडली स्टार्टिंग में रहे और कृष्णदेवराय ने इसे अलाउ किया कि ठीक है, आप एक फोर्ट बना सकते हैं। तो ये बेसिकली फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ यहीं से। और जब कृष्णदेवराय की डेथ हो गई थी आफ्टर 1529, तो उसके बाद थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बिकॉज़ पोर्तुगीज़ जो होते हैं दे वर वेरी एम्बिशियस एज़ वेल, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फोर्ट एट भटकल है, वो बनवाया गया और कौन से रूलर हैं? तो कृष्णदेवराय इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो जो गवर्नर जनरल्स हैं, ठीक है? गवर्नर जनरल्स हैं, वाइसराय हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो आपको ये पढ़ने हैं सबके इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं। तो लिटन, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ, लिटन, रिपन, कॉर्नवालिस, ठीक है? कॉर्नवालिस और आपका अ ये आपके जो डॉक्टर ऑफ लैप्स जिन्होंने नीति बनाई थी, कर्जन, येस। ये कुछ है जिनके ऊपर बार-बार क्वेश्चन्स बनते हैं। थोड़ा सभी के बारे में पढ़ना है, बट थोड़ा डेट्स वगैरह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस के रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में क्वेश्चन आया है कि ये नीचे स्टेटमेंट है, अंडर द रयतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स वर एग्जैम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि रैयतवारी सेटलमेंट जो थी, उसके हिसाब से अगर किसान जो है कहीं पर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसको कोई भी रेवेन्यू देना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। परमानेंट सेटलमेंट जो थी, ठीक है? उसमें ये कह दिया गया कि भई यदि आप, यानी एज़ ए ज़मींदार, आपकी ड्यूटी है, आपको टैक्स लेकर पे करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यदि आप नहीं दे पाएँगे, तो जो स्थानीय बंदोबस्त किया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको आपके इस ज़मींदारी से हटा दिया जाएगा, ठीक है? अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन-सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन-सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बेसिकली। यहाँ पर आकर आप एक बात समझ लीजिए, जब ये कहा जा रहा है कि भई हिस्ट्री का पोर्शन कम आया है। मैंने अ, कुछ फेलो टीचर से सुना, ठीक है? कुछ यूट्यूबर्स पे भी उनके स्टेटमेंट भी सुने कि भई एनालाइज़ करके उन्होंने बताया है कि पेपर हिस्ट्री का जो है वो कंपैरेटिवली लेस क्वेश्चन्स है। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन्स के पैटर्न आप समझिए। लेस क्वेश्चन तब होते हैं जब आपके पास जितना ऑप्शंस है, आपको उसी हिसाब से पेपर सॉल्व करना है। बट यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन्स में आपको जो पैटर्न दिए हैं क्वेश्चन्स के, वो 2-2 3-3 से ज़्यादा है। अब यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रैयतवारी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट दोनों की बात कर दी गई है और बात ऊपर दिया गया है रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। अब मैं अगर कॉर्नवालिस की बात करूँ, ठीक है? अगर मैं कॉर्नवालिस की बात करती हूँ, तो ये टाइम पीरियड है 1793 का, परमानेंट सेटलमेंट का।
ठीक है जी। परमानेंट सेटलमेंट का टाइम पीरियड है 1793। जबकि बात की जाए अगर रैयत वाली सेटलमेंट की तो ये अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड की है। ओके। तो इज़ इट पॉसिबल दैट कि कॉर्नवालिस ही दोनों टाइम पर होंगे? नहीं। तो रैयत वाली वाला जो स्टेटमेंट है, वो यहाँ आके थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। पहली बात यहाँ ये आ जाती है। अच्छा, अब रैयत वाली सिस्टम लाने वाले कौन हैं? तो वो है थॉमस मुनरो, ठीक है? थॉमस मुनरो और रीड, अलेक्जेंडर रीड जो थे, इन्होंने रैयत वाली सेटलमेंट ये लेकर आए। इनके हिसाब से इन्होंने सोचा कि भई डायरेक्ट हम कोई भी हमें इंटरमीडियरी बीच में नहीं चाहिए, ठीक है? जो भी टैक्स हमें लेना है, हम डायरेक्ट किससे लेंगे? रैयत से लेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट किसान से लेंगे, ओके? इन्होंने सोचा कि डायरेक्ट किससे लेंगे? रैयत से लेंगे, यानी कि पीज़ेंट से लेंगे, यानी कि किसान से लेंगे, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं या हार्वेस्ट आता है, तो रेवेन्यू exempt बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पार्शियली स्टेटमेंट है। exempted नहीं है, कुछ कम कर दिया जाता था, लेकिन exempt नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट नहीं रह सकती। अब बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो यहाँ बिल्कुल ये बात सही। एक तो कॉर्नवालिस वाला भी रेफ़रेंस यहाँ बिल्कुल सही है और दूसरा ज़मींदार अगर फ़ेल हो जाएँ पे करने के लिए, तो वाक़ई उनसे उनकी ज़िम्मेदारी ले ली जाती थी। तो सेकंड जो है, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अब आप एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहने को अगर 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन्स हैं ये, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल इन उपनिषद। उपनिषद आर वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। अब यहाँ पर उपनिषद एकदम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पर उपनिषद के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? भारतीय साहित्य की बात की जाए और यहाँ उपनिषद की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो उपनिषद जो है हमारे, वो एक फिलॉसफिकल टेक्स्ट है, जहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूँढे जाते हैं कि ब्राह्मण क्या है? आत्मा क्या होता है? मोक्ष कैसे मिलता है? ठीक है? कर्म कैसे कार्य करते हैं? तो ये सारे जो आपके फिलॉसफिकल क्वेश्चन्स हैं, जो मेटाफिज़िकल से रिलेट करते हैं, वो आपके उपनिषद में मिलते हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया कि देयर आर नो पैराबल। पैराबल्स का मतलब होता है जो समकक्ष नहीं होते, मतलब बाकी उसके बराबरी आस-पास का कोई नहीं है या फिर वो जो है मतलब क्या कह सकते हैं इसको कि कोई भी कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये पूछा गया है। तो इज़ दैट करेक्ट? तो ये तो आपको पता ही है कि ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उपनिषद में आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती हैं, ठीक है? बहुत सारे पार्ट हैं उपनिषद के, ये वेदांता के पार्ट माने जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी जो टाइम पीरियड है, तो वो 800 बीसी से 200 बीसी के आसपास का वर्णन किया गया है। अब बात करें अगर पुराण की, जैसे कि कहा गया है कि उपनिषद जो है वो पुराणों से पहले, काफ़ी पहले लिखे गए हैं। तो ये स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे सही जान पड़ती है और ऐसा क्यों है ये भी आपको दिखा देते हैं कि उपनिषद अगर बात की जाए उपनिषद कंपोज़्ड हुए हैं 800 बीसी टू 200 बीसी के आसपास और पुराण जो हैं वो काफ़ी बाद में यानी कि 300 कॉमन एरा के आसपास लिखे गए हैं पुराणों को। जैसे विष्णु पुराण की बात है, भगवत पुराण है या फिर आपका शिवा पुराण है, ये सारे काफ़ी टाइम के बाद लिखे गए हैं। तो स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 सही बैठ जाता है। लेकिन नो पैराबल उपनिषद वाली जो बात है, ये आपकी सत्य नहीं जान पड़ रही, क्योंकि बहुत सारे इसमें आइडियाज़ हैं, जो बाद की भी टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, जैसे भगवद गीता है, पुराण है, उसमें भी ये आइडियाज़ हमें मिलते हैं। तो अगर कोई ये कह दे कि उपनिषद में कोई सिमिलर आइडिया बाद में नहीं मिला है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर गलत होगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट आपके थोड़े मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी हैं कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। A country needs to be a member of the International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल एक ऐसा संगठन है जो 1949 में सुर्खियों में आया या 1949 में बनाया गया है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है और इसे बाद में इंटरनेशनल व्हीट काउंसिल का रीनेम भी दिया गया है 1995 में, ठीक है?
आईजीसी जो है वो एक ट्रेड कन्वेंशन है, जिसका काम है कि ग्लोबल ग्रेन ट्रेड को आगे बढ़ाना या और ज़्यादा एक्सपोर्ट में बढ़ावा देना। अगर अभी रिसेंटली इसकी मेंबरशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 11 तो है एक्सपोर्टिंग मेंबर, ठीक है? 11 एक्सपोर्टिंग मेंबर हैं और 18 आपके मेंबर्स हैं जो इम्पोर्टिंग मेंबर्स हैं। और ये बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इट्स एन एक्सपोर्ट, ठीक है? कंट्री, तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। अब स्टेटमेंट पे अगर आते हैं तो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है। और एक देश को ज़रूरत पड़ती है कि वो पहले इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर बने, उसके बाद वो राइस और व्हीट एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता। ये आपकी अपनी इच्छा है, आपके देश की अपनी इच्छा है कि वो कहीं से भी राइस या व्हीट जो है, जो अनाज है, उसे खरीद बेच सकते हैं। इसमें आपको इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के होने का ही एक ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आंसर सही टिक हो गया है? अच्छा, आंसर मैं टिक कर देती हूँ। भावनाओं में बहकर आंसर टिक नहीं किया है, तो 2 तो गलत हो जाएगा, बट 1 बिल्कुल सही है और मुझसे सही के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? यूनेस्को लिस्ट में आए दिन कुछ ना कुछ आप उससे रिलेटेड आंसर ज़रूर आपको मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा गया है कि इनमें से क्या है जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है? छऊ डांस, दुर्गा पूजा, गरबा डांस या फिर कुंभ मेला? इट्स रियली गुड टू अनाउंस कि अच्छा भी लग रहा है बोलते हुए कि गरबा डांस जो है, उसे लेटेस्ट इंक्लूजन माना गया है लिस्ट ऑफ यूनेस्को में, ठीक है? और आई एम रियली हैप्पी कि यूनेस्को टीम जो है वो काफ़ी मतलब इससे इंटरेस्टिंग ही कहा जा सकता है, क्योंकि 63 नए इंस्क्रिप्शंस भी इसके अलावा खोजे गए हैं यूनेस्को द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नए-नए ट्रेंड में लाते हैं। तो फिलहाल ये आपको याद रखना है कि दिसंबर 2024 में ही अभी रीसेंट एडिशन हुआ है ये, ठीक है? दिसंबर 2024 में गरबा को गरबा डांस को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहुँचते हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट प्रश्न पर। हू वाज़ द प्रोविज़नल प्रेज़िडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर? अब ये प्रश्न जो है मुझे तो कठिन नहीं लग रहा है, पर यदि आपको लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूछा गया है कि प्रोविज़नल प्रेज़िडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राजेंद्र प्रसाद ने जब टूक ओवर किया था उससे पहले? सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये स्टैटिक क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आराम से इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, उन्हें अपॉइंट किया था एज़ अ टेम्परेरी, ठीक है, प्रोविज़नल प्रेज़िडेंट थे वो। और उनका मतलब अपॉइंटमेंट जो था दिसंबर 9 1946 में दिया गया था और उस समय सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इसी वजह से शायद इन्हें पहले चुना गया था। और उसके बाद 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो हैं उन्होंने टूक ओवर किया और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले प्रोविज़नल प्रेज़िडेंट भी रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस बात को याद रखना होगा कि फर्स्ट प्रोविज़नल प्रेज़िडेंट है। ओके, फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि 1935 स्पेशली मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही सरल शब्दों के साथ, तो मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए यदि आप क्लासेस में आते हैं तो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क एट्रिब्यूटेड टू भाषा? बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है? काव्यांकरा, नाट्यशास्त्रा, मध्यम योगा और महाभाषा। क्या होगा सही आंसर? ठीक है? प्लेराइट है भाषा द्वारा, जो इनमें से एक इम्पोर्टेंट
कार्य है, लिखित स्टोरी है, ठीक है? भाषा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत ड्रामा के प्ले राइटर के रूप में जाना जाता है और इनका कार्य काफ़ी सराहनीय है, ठीक है? और बहुत सारे फ़ेमस प्ले हैं जो भाषा से रिलेटेड है, जो ज़्यादातर बेस्ड होते थे रामायण और महाभारत पे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्वपनवासवदत्ता, ठीक है? जो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है जिसमें जो महाराज उदयन है और वासवदत्ता जो राजकुमारी हैं, उनके ऊपर बेस्ड है ये जो स्टोरी है, ठीक है? इसके अलावा पंचरात्रा, उरुभंगा और दूतवाक्य, तो बहुत सारे अलग-अलग स्टोरी है जो इसी पर बेस्ड है। इसमें सही आंसर होगा माध्यमा वियोगा, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेराइट लिखा था भाषा ने, ओके? वन एक्ट प्ले है ये, वियोग के वियोग मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना, ठीक है? महाभारत के ही एक एपिसोड पे है जहाँ पर बहुत ही इमोशनल सीन है, तो उसी पर ये जो पूरा सीन है उसी पर फ़िल्माया गया है, ठीक है? चलिए, तो ये सीन कौन-सा है? अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो भीम जो है, भीम पर ये सीन पूरा पिक्चराइज़ किया गया है और मध्यमा का मतलब होता है मिडल सन, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका जो काव्य अलंकारा है, नाट्यशास्त्र है, महाभाष्य है, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और इनके राइटर आपको 100% पता ही होंगे क्योंकि बहुत कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? पहली बार क्वेश्चन नहीं है, कई बार पूछा गया है, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसके आंसर्स तो आपको अच्छे से मालूम ही होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of commentary on अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रिपीट आ गया है। ये सिर्फ यूपीएससी में ही क्वेश्चन नहीं आया है, ये और भी पेपर्स में पूछा जा रहा है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। तो संघभूति जो हैं, एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो कि चाइना भी गए, ठीक है? इन्हीं के बारे में क्वेश्चन है कि 4th सेंचुरी एडी में चाइना जाते हैं, ये इन्होंने और किस-किस बुक पे कमेंट्री लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती सरस्वती वाद विनय, ठीक है? सारस्वती वाद विनय, जो कि मोनेस्टिक कोड पर लिखी गई बहुत इम्पोर्टेंट बुक है बुद्धिज़्म पर। संघभूति जो है बहुत इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जिन्होंने चाइना ट्रैवल किया था एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी एडी, ठीक है? 4th सेंचुरी एडी के आसपास में इन्होंने ट्रैवल किया है और अपनी जो चाइना की जर्नी है वहाँ पर काफ़ी इन्होंने बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो इंटरप्रेट भी किए और बहुत सारे ऐसे लिखे हैं इन्होंने जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारवस्ती वदा विनय, ठीक है? चलिए, तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है? जैसे 65 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन हिस्ट्री के कम होने के बाद भी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप मिस कर सकते हैं। तो यदि आप कहीं पर ये सुनते हैं कि भई हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, बट हिस्ट्री जब तक आप उसका कोर नॉलेज नहीं लेंगे, जब तक आप बहुत ही अच्छे से उसको नहीं क्लियर कर पाएँगे, तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप जितने भी पीवाईक्यू हैं ज़रूर एक बार उनको अच्छे से समझिए, उनको अच्छे से डिस्कस कीजिए और दूसरी बात ये है कि जितना जल्दी हो सके ये चैनल जॉइन कीजिए, ठीक है? टेलीग्राम का आप क्लिक करके जॉइन कीजिए क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, जो पेपर से डिस्कशन है आपका रिलेट करता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हैं या मैं आपके साथ कुछ बहुत जल्दी ही डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर्स के भी बारे में। कुछ सैंपल पेपर या कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएँगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर एक पूरा टेक्स्ट बनाया जाएगा जिससे कि आपको ईज़ी रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको सभी आंसर इसमें सही मिले होंगे और आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने आंसर दिए हैं और उसके बाद क्वालीफाई किया होगा। और अब जो आने वाले एग्ज़ामिनेशन है उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 की या फिर 2026 की।
क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी मेहनत करनी है और टोटल कितना पेपर का एनालिसिस आपको समझना होगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉट ओनली यूपीएससी, वी आल्सो हियर फॉर एवरी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस। तो यदि आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी या पीवाईक्यू भी ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।